देखिए जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की इस वीडियो पे देखिए 70 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लाया गया है, जो कि भाई क्लास 10 हिंदी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं। देखिए यहाँ से अगर आप लोग एमसीक्यू तैयार करोगे तो डायरेक्ट आपको 22 फरवरी को आपके हिंदी के पेपर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ऐसे में अगर आप लोग यहाँ से जितने भी प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करोगे उतना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बस आप लोगों को क्या करना है कि जितनी वीडियोस आप लोगों की लाइव आती हैं उतनी तैयारी आप लोगों को कर लेनी है, फिर आपका पेपर में अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया कि हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ जहाँ से आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोगों का हो गया हिंदी गद्य हो गया, ठीक है, हिंदी पद्य हो गया, रस छंद अलंकार हिंदी, व्याकरण हिंदी और आपकी संस्कृत व्याकरण, भाई यहाँ सभी जगह से आप लोगों के लिए लाए गए हैं 70 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए अगर आपने इन 70 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिया ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भाई यहां से बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा और पूरे 20 में 20 नंबर आप अपने एग्जाम में लेकर आओगे केवल एक वीडियो से, ठीक है, पूरे 20 में 20 नंबर, एक भी नंबर नहीं छूटेगा, पूरा 20 नंबर आप करके आओगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम देखने वाले हैं पहले प्रश्न के बारे में कि सबसे पहला प्रश्न हमारा कौन सा होने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि बाण भट्ट की जो आत्मकथा है इसके लेखक कौन है, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते थोड़ा अच्छा रहेगा। तो चलिए बताइए, पहला प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसको आप लोग लगा लीजिए, पहला प्रश्न जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए 2024 बोर्ड एग्जाम में आपको जो प्रश्न हूबहू एकदम देखने को मिल जाएंगे ऐसे प्रश्न आपको इस वीडियो में लाए गए हैं। और अगर आपने इन प्रश्नों को 70 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिया इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों को, तो भाई 22 फरवरी को आप धूम मचाने वाले हो हिंदी के पेपर में, ठीक है। तो पहला प्रश्न जल्दी से नोट कर लो। फिर सेकेंड प्रश्न देखो, कह रहा है कि पंचपात्र के लेखक हैं। तो पंचपात्र के लेखक कौन है भाई? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, ठीक है, इसको नोट कर लो कि पंचपात्र के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। फिर अगला प्रश्न है कि ठूठा आम के रचनाकार हैं। तो ठूठा आम के रचनाकार कौन है भाई? तो भगवत शरण उपाध्याय जी ठूठा आम के रचनाकार हैं। देखिए सेम इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा, लेकिन वहां पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रखा होगा। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको टिक लगाना है और वही जो राइट ऑप्शन है वही मैं यहाँ पर लिख के लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको सीधा ऑप्शन है, याद कर लो। अगला प्रश्न आप लोगों के चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, इन सभी के नाटक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का है जो कि 5वां नंबर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी को अच्छे से सारे प्रश्न तैयार कर लेने हैं। प्रश्न है कि चिंतामणि के लेखक कौन है? तो चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि जी के लेखक हैं। चलो भाई अगली हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कृति है कंकाल। और देखिए कंकाल 2023 के 3 सेट में पूछी गई थी कि कंकाल कृति के लेखक कौन है? तो कंकाल कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, नोट कर लो। फिर अगला प्रश्न हम लोगों का कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं, इसको नोट कर लो। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर रचना है। तो अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, ठीक है, इसको नोट कर लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर आपने इन 70 प्रश्नों को पेपर से पहले तैयार करके गए तो अधिक से अधिक प्रश्न आपको यही वीडियो से देखने को मिलेंगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अतीत के चलचित्र जो आप लोगों की रचना है, अतीत के चलचित्र, इसके लेखक कौन है? तो इसकी लेखिका कह लो तो महादेवी वर्मा है, इसको नोट कर लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे अगर आप कहोगे तो अतीत के चलचित्र रचना किसकी है, अगर लेखक नहीं कहना चाहते तो ये लेखक नहीं कवि हैं। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न आ सकता है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, ठीक है, किसकी रचना है? तो भैया महादेवी वर्मा जी की रचना है। किसकी? महादेवी वर्मा जी की। तो जितने प्रश्न आपको अभी तक बताए हैं इन प्रश्नों को नोट कर लेना और आप लोगों के 60 प्रश्न और बचे हुए हैं उनको अब बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस मीमांसा के रचनाकार हैं। तो रस मीमांसा के रचनाकार कौन है भाई? तो देखिए रस मीमांसा के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इसको नोट कर लो। फिर अगला प्रश्न है कि लहरों के राजहंस नाटक किसका है? तो लहरों के राजहंस जो नाटक है ये आप लोगों का मोहन राकेश जी का नाटक है। किसका है? मोहन राकेश जी का।
नोट कर लो फटाक से। हिमालय की पुकार के लेखक कौन है? तो हिमालय की पुकार के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। अगला प्रश्न देखो, सेवा सदन किसकी रचना है? तो सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, इसको नोट कर लो। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न आप लोगों के लिए लाए गए हैं। अधिक से अधिक आप देखना 22 फरवरी को आपके पेपर में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि 22 फरवरी से पहले आप लोगों को वो वीडियो दे दी जाएंगी जो आप लोगों के एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्न आपको 22 फरवरी से पहले करा दिए जाएंगे। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना भाई। 14 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य और कला निबंध के लेखक हैं। तो साहित्य और कला निबंध के लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिशोध किसकी रचना है? तो प्रतिशोध आप लोगों की है विनायक दामोदर सावकर। ठीक है, देखो इनका थोड़ा सा नाम बड़ा है, हालांकि आप याद कर लोगे, विनायक दामोदर सावकर। ठीक है, प्रतिशोध किसकी रचना है? तो विनायक दामोदर सावकर जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि झूठा सच किस विधा की रचना है? तो झूठा सच आप लोगों की उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, झूठा सच बहुत ज़्यादा, देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट विधा हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न घूमते हैं, सारे प्रश्न यहाँ पर आपके लिए लाए गए हैं। तो बस आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है। इस वीडियो को देखिए पूरा देखना, ठीक है, जितना जो लोग पूरा वीडियो को देखेंगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो रिपीटेड प्रश्न है वो लिए गए हैं। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती जो है ना, वो इंदुमती, ये हिंदी की प्रथम कहानी है, इसको नोट कर लो भाई। श्रृंगार रस मंडन की रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार रस मंडन की रचनाकार आप लोगों के नाभादास हैं। कौन है? नाभादास, याद कर लेना। चलिए भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि अपनी खबर ये जो आत्मकथा है, अब देखिए किस विधा की रचना है? तो ये अपनी खबर एक आत्मकथा है, इसको भी आप याद कर लेना। बाकी पूछा गया है कि अपनी खबर आत्मकथा है, तो अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की ये आत्मकथा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है? केवल इतनी, उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो उसने कहा था भाई ये कहानी विधा की रचना है। किसकी? कहानी विधा की रचना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर अगला देखिए यहाँ से आप लोगों के शुरू हो जाते हैं, यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं हिंदी पद्य साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, अब जितने मैंने आप लोगों को ऊपर 20 क्वेश्चन बताए थे वो सारे के सारे आपके पद्य साहित्य के थे, गद्य साहित्य के थे। लेकिन अब यहाँ से जो आप लोगों के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे वो पद्य साहित्य के प्रश्न हैं। और देखिए 5 + 5 यानी 5 नंबर गद्य का आता है और 5 नंबर आप लोगों का पद्य का आता है, और दोनों 5-5 आपस में जुड़कर 10 नंबर आपको देते हैं। तो अगर आप लोगों को 5 नंबर पद्य में लेने हैं और 5 नंबर अगर आपको गद्य में लेने हैं, तो भैया आप लोगों को जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सबको तैयार कर लेना है। और इसके बाद में देखिए आप लोगों से व्याकरण से पूछे जाते हैं 10 के, हिंदी व्याकरण से आते हैं 5 नंबर के, और संस्कृत व्याकरण से आते हैं 5 नंबर के। तो ये मिलकर देते हैं भाई आप लोगों को 10 नंबर। तो देखिए पूरे अगर आपको 20 में 20 नंबर लाने हैं, यानी सही सारे क्वेश्चन सही करके आने हैं, तो इसके लिए आप लोगों को पूरी वीडियो को देखना है, क्योंकि अधिक से अधिक यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हिंदी पद्य साहित्य के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न, जिसमें सबसे पहला आप लोगों का प्रश्न है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी आप लोगों के भारत भारती के रचनाकार हैं, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो सभी लोगों को पता होगा कि प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। ठीक है, इनका केवल नाम शॉर्टकट में हरिऔध चलता है, तो इसको भी आप याद कर लेना कि कहीं पर अगर ऑप्शन में आप लोगों को प्रिय प्रवास दे दिया जाए और अगर आपसे ऑप्शन में हरिऔध कहीं दिख जाए, ठीक है, तो इनका केवल नाम हरिऔध भी आता है। समझ गए ना, क्योंकि इनका नाम बड़ा होता है तो केवल शॉर्टकट में हरिऔध भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना होगा? 1943। सभी लोगों को बता भी दिया है, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके बताएंगे कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साकेत के रचनाकार हैं। तो साकेत के रचनाकार कौन है? अब इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे सभी लोग कि साकेत के रचनाकार कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, साकेत के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नई कविता के प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? तो भाई पूछ रहा है कि नई कविता के प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? तो डॉक्टर जगदीश गुप्ता।
ठीक है, डॉक्टर जगदीश गुप्ता ये नई कविता के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, चलो आगे के प्रश्न देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दिख रहा है कि बिहारी किस युग के कवि हैं। तो सभी लोगों को पता होगा कि बिहारी आप लोगों के रीति काल के कवि हैं। किसके? रीति काल के कवि हैं। पूछ रहा था किस युग के कवि हैं, तो ये रीति काल युग के कवि हैं। नोट कर लो भाई, याद कर लो। साकेत किस युग की रचना है? तो भाई द्विवेदी युग की रचना है साकेत। किस युग की रचना है? साकेत द्विवेदी युग की रचना है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक है। तो आधुनिक काल की जो समय सीमा है ना, वो 1843 ईस्वी से लगा करके अब तक यानी वर्तमान तक है। यानी ये आधुनिक काल चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, कौन सा काल चल रहा है? आधुनिक काल। तो देख लीजिए 1843 ईस्वी से लेकर के अब तक जो चल रहा है ये आधुनिक काल है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक है। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक के संपादक कौन है। तो तार सप्तक के संपादक कौन है? तो तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय जी। शॉर्टकट में नाम इनका है अज्ञेय जी, लेकिन पूरा अगर आप नाम याद रखोगे तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका पूरा नाम है। तार सप्तक के जो संपादक हैं उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तो शॉर्टकट में केवल आप लोगों को ऑप्शन में अज्ञेय भी दे सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि आंगन के पार द्वार किसकी रचना है। तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? ये भी आप लोगों की अज्ञेय जी की है। शॉर्टकट में लिख दिया गया कि अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशवदास किस काव्यधारा के कवि हैं। तो केशवदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं केशवदास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिदम्बरा किसकी रचना है। तो चिदम्बरा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है चिदम्बरा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पथिक कृति के लेखक कौन है। तो पथिक कृति के लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं। जो तुलसीदास जी थे ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपके सारे प्रश्न हो चुके कंप्लीट। जितने लोगों ने क्वेश्चन नहीं नोट कर रहे हैं सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लेना, क्योंकि भाई देखिए 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर लगा है। और अगर आपको 22 फरवरी के हिंदी के पेपर में अधिक से अधिक MCQ जो कि 20 नंबर के पूछे जाते हैं, आपको अधिक से अधिक MCQ सही करके आने हैं। तो जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं सारे 70 प्रश्न आपको नोट कर लेने हैं। 20 में 20 आप सही करके आओगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इन प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है पेपर से पहले। ठीक है, नोट्स बना के धर लेना है और जितना हो सके बार बार इन्हें याद करते रहना है। अधिक से अधिक रिपीटेड क्वेश्चन लाए गए हैं जो बार बार 2 से 3 सालों में पूछे गए हैं। ठीक है भाई, चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि 35 नंबर प्रश्न है कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। देखिए केशवदास जो है ना कवि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनकी जो रचना है और ये किस शाखा के कवि थे, ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए केशवदास से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आ रहे हैं सारे के सारे प्रश्नों को आपको अधिक से अधिक तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुमाण रासो कह लो या फिर खुमाण रासो के रचनाकार कौन है। तो खुमाण रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपशिखा काव्य संग्रह किसका है। तो दीपशिखा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा जी का है, ये नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो कवि हैं। तो अमीर खुसरो कवि हैं। ठीक है, तो अमीर खुसरो किसके कवि हैं? तो आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, देखिए ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं, किस युग के कवि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा प्रश्न लिख दिया मैंने कि अमीर खुसरो कवि है। तो अमीर खुसरो किसके कवि? तो आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग 40 नंबर अब देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि 37 के बाद सीधा 39 नंबर आ गया और 38 नंबर नहीं था, इसी वजह से 38 नंबर को यहाँ लिख दिया गया फाइनली। और प्रश्न है हम लोगों का कि प्रिय प्रवास किस युग में लिखी गई रचना है। तो प्रिय प्रवास जो आप लोगों की रचना है भाई द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द्विवेदी युग से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए जितने क्वेश्चन युग से रिलेटेड हैं वो सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं, इसी वजह से इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट है कि परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर हैं परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार। तो चलिए यहाँ से आप लोगों के लिए देखिए मैंने गद्य पद्य के 40 प्रश्न आपको बताए हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, केवल 40 प्रश्न अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो
तो भाई अधिक से अधिक प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। 7 सेट बन के आते हैं। अब देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि 7 के 7 सेट में सारे प्रश्न यही आ जाएंगे, लेकिन ये जरूर कहूँगा अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिया तो आप तुक्का मारोगे ना, वो भी सही आपका लगेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको नॉलेज भी हो जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। इसी वजह से आपको अगर 20 में 20 पूरे प्रश्न सही करके आने हैं तो फाइनली आपको बताए गए जितने भी 70 प्रश्न हैं आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। अगर आप वीडियो पूरी देख लेते हो तो 70 प्रश्न आपके पूरे तैयार हो जाएंगे, और इतने ही प्रश्न तैयार करके चले जाओगे तो 20 के 20 नंबर पूरे सही करके आओगे। ठीक है, 40 तक हो चुके हैं, समझ गया आ गया सभी लोगों को। अब चलिए यहाँ से हम आपको बताने वाले हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण के पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा रिपीटेड बहुविकल्पी प्रश्न। तो देख सकते हो कि हिंदी व्याकरण एवं हिंदी संस्कृत व्याकरण के बहुविकल्पी प्रश्न जो कि 2023 और 22 में अधिकतर ज़्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है भाई, तो अगर आपको वाकई में लाने अच्छे नंबर तो सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए यहाँ से आप लोगों के, जैसा मैंने आपसे कहा कि गद्य और पद्य के सारे प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं, तो यहाँ से आप लोगों के शुरू हो रहे हैं व्याकरण के प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों के हैं हिंदी व्याकरण के प्रश्न और फिर आप लोगों के संस्कृत व्याकरण के प्रश्न। तो यहाँ से आपके शुरू हो रहे हैं हिंदी व्याकरण के। तो सबसे पहला प्रश्न है, रस से लिया गया है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव सभी लोगों को पता होगा भाई, बहुत आसान है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, यानी हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। थर्ड प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। देखो ये जो प्रश्न है एकदम श्योर हैं, निश्चित हैं, क्योंकि ये प्रश्न 23 के कोई सेट उठा के देख लो, ये तीनों के तीनों प्रश्न आपको अलग ना अलग सेट में जरूर देखने को मिलेंगे कि हास रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो भाई डेफिनेटली 24 में भी यही प्रश्न आपको एग्जाम में सीधा हूबहू रखे मिलेंगे। नोट कर लेना अच्छे से, एकदम भूल कर भी मत छोड़ना। रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं, इसको नोट कर लो। अगला प्रश्न है कि विभाव के कितने भेद होते हैं। तो भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलकर क्या बनता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, अलंकार होता है ना। तो विभाव के कितने भेद होते हैं। तो विभाव के 2 भेद होते हैं। कितने, 2। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोक विकल सब रोहि रानी रूपशील तेज बखानी में कौन सा अलंकार है। देखो फिर से पढ़ो कि शोक विकल सब रोहि रानी रूपशील बल तेज बखानी। ठीक है, अब बताना है कि इसमें कौन सा रस है, बताइए कौन सा इसमें रस है। तो देखिए इसमें आप लोगों का करुण रस है। करुण का मतलब होता है कि शोक विकल सब रोहि रानी। करुण का मतलब होता है भाई, समझ रहे हो ना, कि जहाँ पर मतलब रोने वगैरह का, अफसोस वगैरह का कार्य होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पर करुण रस होता है, अफसोस, रोना वगैरह। ठीक है, तो शोक विकल सब रोहि रानी रूपशील बल तेज बखानी में कौन सा रस होगा। तो इसमें भैया करुण रस होगा। नोट कर लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने व्याकरण के प्रश्न हैं अधिक से अधिक प्रश्न तो जरूर यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि व्याकरण के जो प्रश्न होते हैं वो श्योर होते हैं भाई। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि सोहत ओढ़े पीटू पात। ठीक है, सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने गात मनु नीलमणि शैल पर अपत्यु परयो में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आप लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ देखिए रस की बात की गई थी, यहाँ पर उदाहरण जो लिया गया है वो अलंकार का है। अब ये मत समझ लेना कि यहाँ पर ये भी रस का एग्जाम्पल था और ये भी रस का एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है। ये आप लोगों का एक रस का एग्जाम्पल था एंड ये आप लोगों का अलंकार का एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छे से देख लो सारे क्वेश्चन को। 48 नंबर प्रश्न है कि मनहु मानो जनु जानो आदि में वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त हुआ है। यानी आपको बताना है कि मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। यानी ये जो मनहु हो गया, मानो हो गया, जनु हो गया, जानू हो गया, ये चारों के चारों जो वाचक शब्द हैं ये किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। तो भैया ये आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। फिर से देख लो, मनऊ हो गया, मानव हो गया, जनु हो गया एंड जानू, ये चारों के चारों जो वाचक शब्द हैं ये आपके उत्प्रेक्षा अलंकार शब्द में, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होते हैं, चारों वाचक शब्द। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये व्याकरण के जितने प्रश्न मैंने अभी तक आपको 8 प्रश्न बताए 40 के बाद, नोट कर लो भाई, भूल करके मत छोड़ना, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग 49 नंबर। अब यहाँ पर भी आप लोगों का एग्जाम्पल लिया गया है कि यहीं कहीं पर बिखर गई है वह भग्न विजय माला सी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखो ये आप लोगों की झांसी की रानी
ठीक है ना। झांसी की रानी के पद पर एक चैप्टर है जो कि पद्य में है। अब उस चैप्टर से पंक्ति ली गई है कि यहीं कहीं पर बिखर गई है वह भग्न विजयमाला सी। इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो भैया इसमें आपका उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ से तुलना की गई है, यानी उपमा दी गई है, इसी वजह से उपमा अलंकार यहाँ पर है। समझ गए ना। अब देखिए 50 नंबर प्रश्न है कि पीत पात सरिस मंडोला, पीत पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो भैया इसमें आप लोगों का उपमा अलंकार है। कौन सा? उपमा अलंकार। पीत पात सरिस मंडोला, ठीक है, साधारण सा है, याद कर लोगे। नेक्स्ट है कि चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो भैया इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है कि यदि कह रहा है कि यह सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, और ये लक्षण किस छंद का है? मतलब ये जो लक्षण दिया गया है कि यह सम्मात्रिक छंद है, साथ में ये 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, मतलब प्रत्येक चरण में यानी पूरे चरण में 24 मात्राएं होती, 11 व 13 मात्राओं यति होती है। तो भैया कौन सा छंद है ये? तो आप लोगों को अच्छे से पहले इसको पढ़ लेना है और फिर इसको बताना है कि भैया ये सोरोठा छंद होगा। कौन सा होगा? सोरोठा छंद, लगा लेना टिक। अगला क्वेश्चन है कि रोला में कितने चरण होते हैं? तो रोला में 4 चरण होते हैं, ठीक है। रोला में कितने चरण होते हैं? तो रोला में 4 चरण होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कि रोला किस प्रकार का छंद है? तो रोला आप लोगों का एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? तो रोला आप लोगों का एक सममात्रिक छंद है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। दोहा का उल्टा क्या होता है? तो दोहा का उल्टा आप लोगों का सोरोठा होता है। दोहो का देखिए, कोई भी दोहा का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। अब उस दोहे के एग्जाम्पल का आप उल्टा कर दो तो भैया सोरोठा बन जाएगा वो, ठीक है। उसके लक्षण वगैरह मिलाओगे तो सोरोठा निकलेगा। सोरोठा में कितने चरण होते हैं? तो सोरोठा में भैया 4 चरण होते हैं। देखिए रोला में भी 4 चरण होते हैं और सोरोठा में भी 4 चरण होते हैं, ठीक है। चलिए जल थल में कौन सा समास है? ठीक है, जल थल में कौन सा समास है? तो जल थल में आप लोगों का द्वंद्व समास होगा। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दूं कि भैया कहीं पर अगर आप लोगों के जैसे एक शब्द ये दे दिया गया एंड सेकेंड शब्द आप लोगों का ये दे दिया गया, अब दोनों के बीच में आपको इस तरीके का बार का अगर चिन्ह आ जाए, ठीक है, डैश का चिन्ह आ जाए, इस तरीके से डैश का चिन्ह आ जाए तो समझ लेना भैया वहां पर आप लोगों का द्वंद्व समास होगा, ठीक है। केवल एक अच्छे से समझ लो, अगर कहीं पर किसी भी 2 शब्दों के बीच में इस तरीके का डैश का चिन्ह आ जाए यानी इस तरीके से बार का चिन्ह आ जाए तो आंख मीचकर द्वंद्व समास पर टिक लगा देना, ठीक है। और अगर आप लोगों को कहीं पर भी पाप और पुण्य जैसा दिख जाए कि पाप और पुण्य, माता और पिता, भाई और बहन, ठीक है, पानी, जल और पानी, तो अगर कहीं पर 2 शब्दों के बीच में आपको और दिख जाए तो वहां पर भी आंख मीचकर आप लोग द्वंद्व समास पर टिक लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरंगा में कौन सा समास होगा? तो तिरंगा में आपका द्विग समास होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर तिरंगा मतलब कि शुरुआती शब्द संख्यावाची है और जब भी किसी शब्द का शुरुआती शब्द संख्यावाची होता है तो वहां पर आप लोगों का द्विग समासु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिवेणी में कौन सा समास होगा? तो त्रिवेणी आप देख सकते हो कि त्रि का मतलब 3 आ रहा है, तो शुरुआत में संख्यावाची शब्द आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका भी जो राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा वो द्विग समास होगा। अगला प्रश्न है कि लंबोदर में कौन सा समास होगा? तो लंबोदर में बहुवीर समास होगा। अगला है आप लोगों का 62 नंबर कि विषधर में कौन सा समास होगा? तो विषधर में आप लोगों का देखिए बहुवीर समास होगा। देखिए जो आप लोगों के नाम लगे कि भाई ये थोड़ा सा अजीब टाइप का नाम है ना, थोड़ा अजीब टाइप का नाम लगे जैसे कि विषधर हो गया, लंबोदर हो गया, तो ऐसे में आप लोगों को बहुवीर समास पर टिक लगाना है, क्योंकि यहाँ पर ना तो शुरुआती शब्द संख्यावाची है, ना तो बीच में डैश वगैरह चिन्ह आ रहा है, तो भाई अजीब टाइप का कुछ शब्द है और उस पर आप लोगों को भाई बहुवीर समास पर टिक लगाना है। ट्रिक समझ लो, ठीक है। बाकी जो चीज़ें बताई गई हैं कि ये तैयार कर लो, ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ट्रिक भी लगानी है और साथ में इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार भी कर लेना है, क्योंकि अगर आपको 20 में 20 पूरे नंबर लाने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो भाई प्रश्नों को तो तैयार करना ही पड़ेगा, साथ में ट्रिक को भी अच्छे से तैयार करना होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख का तत्सम रूप क्या होगा? तो भैया जो आप लोगों की आंख होती है ना, आंख, तो इसका तत्सम रूप आप लोगों का अच्छी होता है। क्या होता है? अच्छी। इसको तैयार कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़ा का तत्सम रूप क्या होता है? तो कपड़ा का जो तत्सम रूप होता है भैया वो होता है करपट। क्या होता है? करपट।
देखो जितने जितने तत्सम रूप बता रहे हैं ना भाई, उनको तो बिल्कुल घोर के पी लेना है, क्योंकि देखिए ऐसे प्रश्न है ना जो 2020 के एग्जाम में भैया 2 से 3 सेट में आए थे, साथ में 2021 का तो एग्जाम हुआ ही नहीं था तो 22 में भी आए थे, और साथ में 2023 में तो भाई पूछे गए थे। तो यार देखिए 3 साल में जो लगातार प्रश्न आते हैं ना बोर्ड एग्जाम में, वो 70 प्रश्न आपके लिए लाए गए हैं। बिल्कुल भी भाई मत छोड़ना। अगर आपको वाकई में 22 फरवरी को सारे प्रश्न अच्छे से करके आने हैं तो भाई प्रश्न को तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग का, जो आप लोगों का आग होती है आग, तो आग का तत्सम रूप क्या होता है? तो आग का तत्सम रूप होता है अग्नि। अब आप ये कहेंगे कि ये तत्सम और तद्भव क्या होता है? तो सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, देखो तत्सम मतलब वो होता है कि जो संस्कृत में लिखा जाता है और उसी का हिंदी अर्थ जो होता है वो तद्भव होता है। समझ में आ गया? यानी जो आग है ये तद्भव है, अग्नि है ये तत्सम है। अग्नि जो है ये संस्कृत शब्द से लिया गया है और आग लिया गया हिंदी शब्द से। तो तद्भव जो होता है वो हिंदी अर्थ होता है और जो तत्सम होता है वो संस्कृत का अर्थ होता है। ठीक है ना, इतना समझ लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खीर का तत्सम रूप क्या होता है? तो खीर का तत्सम रूप होता है क्षीर। क्या होता है भाई? क्षीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का तत्सम रूप क्या होता है? तो दूध का तत्सम रूप होता है दुग्ध। फिर अगला प्रश्न है कि पत्थर का तत्सम रूप क्या होता है? तो पत्थर का तत्सम रूप होता है प्रस्तर। अब देखो ये हमारा 69 था, तो मतलब 68 कहाँ गया? तो 68 आप लोगों का यहाँ पर है। अब देखिए मैंने क्या किया है, पर्यायवाची जो शब्द है ना, मैंने यहाँ पर पर्यायवाची कोई एक शब्द नहीं लिया, मैं फिर से बता रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई मैं जितने पर्यायवाची शब्द लिख के लाया हूँ, आपको ये पर्यायवाची शब्द अपने क्वेश्चन बैंक से, गूगल से, किसी किताब से अच्छे से तैयार कर लेने। क्योंकि देखिए ये जो पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि आपका हाथी का हो गया, सूर्य हो गया, पर्वत हो गया, बादल हो गया, पृथ्वी, तालाब, चंद्रमा, गंगा, कमल, आकाश, अग्नि, जल, ठीक है, इंद्र हो गया, नदी, दिन। तो देखिए ये जो पर्यायवाची शब्द हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अधिक से इनसे प्रश्न पूछा गया है। तो अगर आप लोगों के जितने मैंने यहाँ पर आप पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, अगर आप इतने तैयार कर लेते हो तो अधिक से इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और वही प्रश्न आते भी हैं, तो भाई इससे बाहर नहीं आएगा। तो आपको ये पर्यायवाची शब्द जितने भी बताए गए तैयार कर लेना। कितने गिन सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लगभग 15 पर्यायवाची आप लोगों के लिए बताए हैं। और इतने तैयार कर लो, ज़्यादा मत तैयार करो, बस इतने तैयार कर लो, काफ़ी सफिशियंट है 15 पर्यायवाची, क्योंकि एक प्रश्न पर्यायवाची का आने वाला है। ठीक है, तो 15 तैयार कर सकते हो, 1 नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न हमारे हिसाब से होने वाला है। अब देखिए यहाँ से हमने 68 नंबर फिर से ले लिया गया है, तो कोई बात नहीं, आप लोग फिर से तैयार कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर कमी पड़ रही थी, हालांकि इसी वजह से मैंने लिख लिया। देखो प्रश्न है हम लोगों का कि तस्य का विभक्ति व वचन बताइए। तो देखिए तस्य का जो विभक्ति वचन होगा आपको दिख रहा है, षष्ठी विभक्ति होगी, साथ में एक वचन होगा। तो तस्य शब्द का विभक्ति क्या होगी? षष्ठी होगी। वचन क्या होगा? एक वचन होगा। फिर से देख लो, तस्य शब्द का विभक्ति षष्ठी होगी, वचन एक होगा। अगला है युष्मभ्यम। अगला क्या है? युष्मभ्यम। तो युष्मभ्यम की जो विभक्ति होगी वो चतुर्थी होगी और जो वचन होगा वो बहुवचन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन कि ताभ्या का विभक्ति व वचन क्या होगा? तो ताभ्या का विभक्ति होगा आप लोगों का पंचमी और साथ में वचन होगा बहुवचन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से देखिए आपके पूरे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं फाइनली। तो देखिए भाई यहाँ से आप लोगों की हिंदी के 70 बहुविकल्पी पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट आज की इस क्लास में बताए गए 70 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेता है, तो भाई जो 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, वहाँ पर आपके जो 20 MCQ जो आपसे पूछे जाएंगे, अधिक से अधिक प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख लिया है इस महामैराथन वीडियो को, तो आपको पूरे 20 नंबर अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आपको भैया क्या करना है, पूरी वीडियो को देखना है। और अगर आपको अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना, और फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।